हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट थर्ड इतिहास के आधुनिक भारत के इतिहास के प्रश्न अध्याय 4 के बारे में पढ़ेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वह है बंगाल में ब्रिटिश सत्ता की स्थापना। इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। हम देखेंगे इसमें कि 10 अप्रैल 1756 को 82 वर्ष की आयु में अली वर्दी खां की मृत्यु हो गई थी और उसके कोई पुत्र भी नहीं था। साथ ही उसके तीनों दामादों की मृत्यु भी उसके जीवन काल में हो गई थी। अतः उत्तराधिकार संघर्ष से बचने के लिए उसने अपनी सबसे छोटी पुत्री का पुत्र, उसका नाम था सिरोजुद्दौला, उसको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अब जब सिरोजुद्दौला सत्तारूढ़ हो गया तब अंग्रेजों व सिराजुद्दौला के मध्य संघर्ष हुआ। अब इस संघर्ष के पीछे क्या कारण थे उसको हम देखते हैं। कई इतिहासकार तो ये मानते थे कि वास्तव में सिराजुद्दौला विलासिता, क्रूरता और शासन में उसके अत्याचार था। इस वजह से इसका ये मुख्य कारण रहा दोनों के मध्य युद्ध का। लेकिन कुछ विद्वान ये मानते हैं कि सिराजुद्दौला को नवाबी से हटाने के लिए कुचक्र और षड्यंत्र रच रहे थे और अंग्रेजों ने भी अपनी सुरक्षा के निमित्त सिराजुद्दौला के विरोधियों को सहयोग प्रदान किया। इस तरह से दोनों के मध्य कई कारण थे जो संघर्ष का कारण बने, वो हम अब देखेंगे। पहला हमारा पॉइंट है राजनीतिक कारण। पहला पॉइंट हम देखेंगे राजनीतिक कारण में क्या था। सिराजुद्दौला ने अपनी सत्ता को सुदृढ़ बनाने का प्रयत्न किया और उसके विरोधी कौन कौन थे? घसीटी बेगम, दीवान राजवल्लभ, शौकत जंग और मीर जाफर। ये सब उसको हटाने के लिए साजिश रच रहे थे। सिराजुद्दौला को भी ऐसा अनुभव हो रहा था कि जो अंग्रेज व्यापारी थे उसकी सत्ता की अवज्ञा ही नहीं कर रहे थे, अपितु उसके विरोधियों को भी प्रोत्साहन दे रहे थे। अतः उसने क्या करा? अंग्रेजों के प्रभाव को कम करने का प्रयास किया। और दूसरी ओर अंग्रेज क्या देख रहे थे? उनको ये लग रहा था कि भाभी जो नवाब है संघर्ष में हार जाएगा, इसीलिए उन्होंने उसके विरोधियों का साथ दिया। तो ये थे राजनीतिक कारण। दूसरा हमारा पॉइंट है अंग्रेजों के प्रति संदेह। अंग्रेजों का मानना था कि नवाब सिराजुद्दौला प्रारंभ से ही अंग्रेजों को संदेह की दृष्टि से देखा करता था, जबकि एक्चुअल में क्या था कि सिराजुद्दौला आरंभ में तो अंग्रेजों से सहानुभूति रखता था। और 1752 में जब कंपनी के अध्यक्ष हुगली आए थे तब सिराजुद्दौला ने उनका सम्मान भी किया था। किंतु क्या हुआ कि कर्नाटक का जो नाटक हुआ था उसको लग रहा था कि कहीं ऐसा ना हो मेरे साथ दोहराया जाए। अतः नवाब बनने के बाद सिराजुद्दौला के रुख में अंतर आ गया और वह अंग्रेजों को संदेह की दृष्टि से देखने लगा था और उनकी कार्यवाही को नियंत्रित करने का उसने प्रयत्न किया, जिससे अंग्रेज उसके शत्रु बन गए। तीसरा हमारा पॉइंट था नवाब के प्रति अंग्रेजों की अशिष्टता। अशिष्टता मतलब शुरू से ही ये परंपरा रही है कि जब भी कोई नया व्यक्ति शासक बनता है तब उसका राज्याभिषेक होता है और उस अवसर पर सम्मान प्रदर्शित करने की दृष्टि से प्रतिष्ठित नागरिक, अधिकारी एवं जमींदार वर्ग के लोग उसे मूल्यवान भेंट प्रदान करते थे। जब सिराजुद्दौला का राज्याभिषेक हुआ तो उस समय अंग्रेज अधिकारी जानबूझकर नहीं आए और उन्होंने ही सिराजुद्दौला को कोई भेंट भी नहीं दी। तो ये कार्यवाही जो एक प्रकार से नवाब के प्रति अशिष्टता का कारण थी। उधर सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को की कासिम बाजार की जो फैक्ट्री है उसको देखने के लिए भी कहा तो अंग्रेजों ने उसे दिखाने से भी मना कर दिया। जब नवाब ने उनसे व्यापार के बारे में जानकारी चाही तो अंग्रेजों ने उसे देना भी उचित नहीं समझा। इससे इस प्रकार के अशिष्ट व्यवहार से सिराजुद्दौला के सम्मान को ठेस पहुंची। नेक्स्ट हमारा चौथा पॉइंट है व्यापारिक झगड़ा। मुगल सम्राट फर्रुखसियर ने 1717 में एक फरमान जारी किया था जिसमें बंगाल में बिना चुंगी दिए व्यापार करने की सुविधाएं दी गई थी। किन्हें? अंग्रेजों को। इससे एक और तो भारतीय व्यापारियों के हितों को हानि हो रही थी और दूसरी तरफ नवाब के राजकोष को भी हानि हो रही थी। अब बाद में अंग्रेजों ने क्या करा? इस सुविधा का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया और भारतीय व्यापारियों से भी कुछ ले देकर उनके माल को अपना बताकर चुंगी में बचा लेते थे। तो बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का अध्यक्ष अपने दस्तक से कंपनी के माल को लेते थे। अपने कंपनी के माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए वह पत्र
जारी करता था, इसे दस्तक कहते थे। ये क्वेश्चन है आपके, दस्तक क्या है? तो है कि दस्तक कंपनी के माल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का जो पत्र जारी किया जाता था उसे दस्तक देते थे, और इस प्रकार दस्तक वाले सामान पर चुंगी वसूल नहीं किया जाता था। इस समय कंपनी के अधिकांश कर्मचारी भी निजी व्यापार में लग चुके थे और वे लोग अपने व्यापार के सामान को भी कंपनी का बताकर चुंगी बचा लेते थे। अब इससे क्या हुआ, नवाब सिराजुद्दौला अब कंपनी के साथ समझौता करना चाहता था, क्योंकि उसको काफी हानि उठानी पड़ रही थी और अंग्रेज अपना विशेषाधिकार छोड़ने को तैयार नहीं थे। क्या हुआ, दोनों में तनाव बढ़ गया और ये संघर्ष का मूल कारण भी रहा। नेक्स्ट हमारा 5वां पॉइंट है, नवाब के शत्रुओं को संरक्षण देना। अंग्रेजों की कलकत्ता बस्ती नवाब के शत्रुओं और राजद्रोहियों का आश्रय स्थल बनी हुई थी। कौन कौन थे उसके विद्रोही? जब नवाब ने घसीटी बेगम को बंदी बना लिया तो दीवान राजवल्लभ ने अपनी संपूर्ण संपत्ति अपने लड़के कृष्ण वल्लभ के साथ कलकत्ता भिजवा दी और उसने घसीटी बेगम की धन संपत्ति को छुपाने का प्रयास किया। इस पर नवाब ने उसे दीवान पद से हटा दिया और कलकत्ता के अंग्रेज अधिकारियों से कृष्ण वल्लभ को लौटाने की मांग की, जिसे अंग्रेजों ने ठुकरा दिया। इससे सिराजुद्दौला को ये विश्वास हो गया कि अंग्रेज उसके शत्रुओं से मिले हुए हैं। नेक्स्ट हमारा लास्ट पॉइंट है, कलकत्ता की किलेबंदी। सिराजुद्दौला ने नवाब बनते ही यूरोप में इंग्लैंड और फ्रांस में युद्ध छिड़ने की संभावना बन गई। अतः भारत में स्थित दोनों कंपनियों में सशस्त्र संघर्ष की आशंका उत्पन्न हो गई। परिणाम स्वरूप दोनों ने बंगाल में अपने अपने स्थानों की किलेबंदी करना और सैनिकों की संख्या को बढ़ाना शुरू कर दिया। तब नवाब ने दोनों को आदेश दिया कि वे अपने स्थानों से किलेबंदी के काम को बंद कर दे। फ्रांसीसियों ने तो नवाब का आदेश मान लिया, परंतु अंग्रेजों ने आदेश की कोई भी परवाह नहीं की। वे इस समय कलकत्ता के चारों ओर खाई खुदवा रहे थे। जब इस खाई को भरने के लिए नवाब ने आदेश दिया, तब एक अहंकारी अधिकारी ने उन्हें जवाब दिया कि ये खाई अवश्य भर दी जाएगी, परंतु मुसलमानों के सिरों से। अब ये क्या सब उद्दंडता थी, इसलिए सिराजुद्दौला ने अंग्रेजों को सबक सिखाने का निश्चय किया। इस प्रकार दोनों पक्षों के मध्य झगड़े के कारण एकत्रित होते गए। अब देखते हैं हम क्या क्या सैनिक कार्यवाही हुई, क्या कार्य हुआ। तब 4 जून 1756 ईस्वी को सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार फैक्ट्री पर आक्रमण कर उस पर अधिकार कर लिया। तत्पश्चात कलकत्ता पर धावा बोला और उसका जो दुर्ग था फोर्ट विलियम उसे घेर लिया। पराजय देखकर अंग्रेज अधिकारी वहां से भाग गए और किले की रक्षा का जो भार है हालवेल नामक एक अधिकारी को सौंप दिया। इस तरह से कलकत्ता पर नवाब का अधिकार हो गया। अब नेक्स्ट हम देखेंगे काल कोठरी की घटना है। कई बार ये काल कोठरी की घटना एक छोटे क्वेश्चंस वाले 20 शब्दों वाले में भी आ जाती है। क्या है ये काल कोठरी की घटना? तो 20 जून को फोर्ट विलियम का पतन हो गया। दुर्ग में उपस्थित अंग्रेजों को बंदी बना लिया। अब ये कहा जाता है कि नवाब के किसी अधिकारी ने उन्हें रात्रि में एक छोटी सी काल कोठरी जो मुश्किल से 18 फीट लंबी और 15 फीट छोटी चौड़ी थी उसमें बंद कर दिया। तो जब इतने सारे लोगों को जब बंद कर दिया तो छोटी सी कोठरी में, और जब प्रातः दरवाजा खोला तो उसमें से बहुत से बंदी मर गए थे। ये इतिहास में ब्लैक होल की घटना के नाम से विख्यात है। काल कोठरी ब्लैक होल एक ही है, कई बार इस पर क्वेश्चंस भी आ जाता है। इस पर हालवेल ने लिखा है, उसने कहा है कि भयंकर गर्मी पड़ रही थी, जून का महीना था। उस समय नवाब के आदेश से 146 अंग्रेजों को बंदी बनाकर उस कोठरी में बंद कर दिया, और जब सुबह खोला तो उसमें से 123 व्यक्ति मर गए, केवल 23 व्यक्ति ही जीवित पाए गए। तो ये एक ब्लैक होल की घटना थी जो इतिहास में जानी जाती है। इस तरह से नेक्स्ट हम देखेंगे अलीनगर की संधि। अलीनगर की संधि, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे।
कासिम बाजार और कलकत्ता की पराजय का समाचार जब मद्रास पहुंचा तो वहां के अंग्रेज अधिकारी बहुत अधिक उत्तेजित हो गए। वे इतनी आसानी से अपनी पराजय स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। वे तो नवाब को झुकाना चाहते थे और अपना राजनीतिक वर्चस्व स्थापित करना चाहते थे, क्योंकि यदि वो ऐसा नहीं करते तो क्या होगा कि उनकी जो राजनीतिक प्रतिष्ठा है वह धूल में मिल जाती। इसीलिए उन्होंने क्या करा, अपने प्रतिद्वंदी फ्रांसीसी जो है उनके विरुद्ध खड़े हो सकते थे। अतः मद्रास काउंसिल की एक बैठक हुई और उसमें ये निर्णय लिया कि क्लाइव के नेतृत्व में कासिम बाजार और कलकत्ता पर आक्रमण करने और उन पर पुनः अधिकार करने के लिए एक शक्तिशाली सेना बंगाल में भेजी जाए। तब क्लाइव की सहायता के लिए एक सेना नायक जिसका नाम था वाटसन, उसको नियुक्त किया गया। अब मद्रास काउंसिल ने क्लाइव को यह भी आदेश दिया कि बंगाल के मौजूदा नवाब कौन था इस समय, सिराजुद्दौला, उसको हटाने का पूरा प्रयत्न किया जाए और इस संबंध में उसे पूरा स्वतंत्रता भी दी गई। सिराजुद्दौला को तो इतनी आशा भी नहीं थी कि अंग्रेज इतनी जल्दी आ जाएंगे और उसके विरुद्ध शक्तिशाली रूप से खड़े हो जाएंगे। इसीलिए उसने न तो कलकत्ता की सुरक्षा की और न ही समुद्र तटों पर उसने निगरानी रखी। दिसंबर 1756 के अंत में अंग्रेजों की एक सेना बंगाल में पहुंच गई और क्लाइव और वाटसन ने अपने विश्वस्त लोगों की सहायता से सिराजुद्दौला के प्रमुख अधिकारियों और सेठ साहूकारों को अपनी ओर मिलाने का प्रयास शुरू कर दिया। इन लोगों में राजा मानकचंद, व्यापारी अमीचंद, जगत सेठ बंधु, मीर जाफर आदि थे। राजा मानकचंद को भारी रिश्वत दे दी गई और 2 जनवरी 1757 को अंग्रेजों ने कलकत्ता पर पुनः अधिकार कर लिया। अंग्रेजों की जो सेना थी हुगली और उसके आसपास के उसने क्षेत्रों को लूटा। नवाब सिराजुद्दौला को जब इसकी सूचना मिली तो वह अपने 40,000 सैनिकों के साथ कलकत्ता की ओर बढ़ा। 30 जनवरी को क्लाइव ने नवाब की सेना पर अचानक आक्रमण कर उसे काफी क्षति पहुंचाई और इससे नवाब का मनोबल गिर गया। उसके सलाहकारों ने भी अंग्रेजों के साथ संधि करने के लिए दबाव डाला और परिणाम स्वरूप दोनों के मध्य संधि हो गई, जो अलीनगर की संधि कहलाई। अलीनगर की संधि कब हुई? 9 फरवरी 1757, दोनों पक्षों के मध्य। अब इसकी हम शर्तें भी देखेंगे, अलीनगर की संधि की शर्तें। हमारा इसमें पहला पॉइंट है, मुगल बादशाह ने अंग्रेजों को जो व्यापारिक सुविधाएं तथा विशेष अधिकार दिए थे, नवाब ने उनको मान्यता प्रदान की। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में पहले की भांति कंपनी का दस्तक के प्रयोग का अधिकार मान लिया गया। दस्तक आपको पता होना चाहिए, ये भी इसका कई बार क्वेश्चन आ जाता है। तीसरा पॉइंट है, जिन फैक्ट्रियों पर नवाब ने अधिकार कर लिया था वह कंपनियां वापस उनको लौटा दी गई, वो फैक्ट्रियां कंपनी को लौटा दी गई और जितनी भी हानि हुई थी अंग्रेजों की वो सब नवाब पूरा करेगा। कंपनी को कलकत्ता में अपनी इच्छा अनुसार किलेबंदी करने की छूट मिल गई। नेक्स्ट, कंपनी को अपने निजी सिक्के ढालने का अधिकार भी दे दिया गया। और लास्ट 6 पॉइंट है, उपयुक्त सुविधाओं के बदले कंपनी ने नवाब को उसकी सुरक्षा का आश्वासन दिया। अलीनगर की संधि ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काफी लाभदायक और नवाब सिराजुद्दौला के लिए एक अपमानजनक संधि थी। दोनों इससे संतुष्ट नहीं थे। बहुत सारे इन्होंने क्लाइव के ने संधि के द्वारा कंपनी के लिए बहुत सारे अधिकार प्राप्त कर लिए थे, लेकिन वास्तव में ये जो संधि हुई थी अलीनगर की, इसमें दोनों पक्षों ने परिस्थितियों से विवश होकर हस्ताक्षर किए थे। अतः दोनों में वापस संघर्ष होना आवश्यक भावी हो गया था। तो आज का हमारा ये पॉइंट था कि किस प्रकार बंगाल में अंग्रेजों ने अपनी एंट्री ली और वहां का जो नवाब था सिराजुद्दौला, उसके साथ किस तरह से अलीनगर की संधि कर एक पेट सी बना ली उसने अंग्रेजों ने बंगाल में। ये आप ये वीडियो देखिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।